गुलाबी चेहरा, छोटा कद और बड़े ही आम से अंदाज के साथ वो एक मामूली इंसान दिखाई देता था। लेकिन सेठ आबिद हुसैन की कहानी आम लोगों जैसी नहीं थी। ये एक पुरअसरार शख्स था जिसकी हर हरकत से लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है। सोने की दुनिया का बादशाह, गोल्ड किंग, वो शख्स जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर्स को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि सोने की स्मगलिंग के लिए रास्ते बनाए। ये वो नाम था जो 70s और 80s की दहाइयों में हर बड़े ड्राइंग रूम में डिस्कस होता था, लेकिन लोगों के लिए वो एक खामोश सी इंसान दोस्त शख्सियत था। सेठ आबिद की मौत भी उनकी जिंदगी की तरह एक मुअम्मा ही रही, सादा मगर गैर मामूली। जैसे जैसे सेठ आबिद की दौलत के अंबार बुलंद होते गए, इनकी शख्सियत के गिर्द धुंधलके भी गहरे होते गए। हकीकत और अफसाने की वो लकीर जो कभी साफ दिखाई देती थी वो धुंधली होती गई। उनकी दौलत, हुकूमत से उनके ताल्लुकात और वो कहानियां जिन्होंने बहुत से अफसाने बनाए आज भी याद की जाती हैं। एक कंटेनर में आलात स्मगल करने की कहानी, पाकिस्तान के कर्जे उतारने की पेशकश के बदले आजादी की शर्त, या फिर बेनजीर भुट्टो के अगवा के इल्जाम, ये सब हकीकत थी या महज कहानियां? ये सब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। सेठ आबिद एक अमीर शख्सियत तो थे ही, लेकिन कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर रहकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस शख्स की दौलत का आम शख्स के जहन पर इतना असर था कि अगर कोई रुपए पैसे की शो मारने की कोशिश करता तो उसे ताना दिया जाता था कि एड्डा तो सेठ आबिद रहंदा नहीं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सेठ आबिद की शोहरत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ एक कमजोर और आम सी शख्सियत रह चुके थे और शायद वो खुद भी पसंद नहीं करते थे कि उन्हें याद रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहें भी तो उन्हें भूला नहीं जा सकता। सेठ आबिद ने एक तरफ अपनी ही जिंदगी में रुपया, पैसा, दौलत और ताकत देखी, लेकिन दूसरी तरफ जवान औलाद की मौत का सदमा भी उठाया। 1935 में कसूर के गांव में सेठ आबिद हुसैन ने जन्म लिया था। ये वो गांव था जो तकसीम के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कस्बे में तब्दील हो गया। इनके इब्तदाई सालों के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, सिवाय इसके कि वो ताजरों के एक मतवस्त खानदान से ताल्लुक रखते थे जो जानवरों की खालों की तिजारत करता था। इनके खानदान की जड़ें कोलकाता में थी, लेकिन कारोबार इन्हें कसूर ले आया जहां सेठ आबिद पैदा हुए। 1950 में तकसीम के बाद उनके वालिद ने अपने खानदान को कराची शिफ्ट कर दिया और कराची से ही सेठ आबिद की कहानी का आगाज हुआ। तकसीम के बाद कराची ऐसे जैसे एक नया शहर हो जहां इम्कानात और खतरात दोनों मौजूद थे। यहीं सेठ आबिद की फैमिली ने सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, जिसके पास ना तो सोने की कानें थी ना ही ज़खायर, लेकिन सोने की दीवानगी से भरपूर एक कल्चर जरूर था जो आज भी है। सोना जो जेवरात के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और लोग इसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जमा करते हैं। लेकिन उस वक्त सोना आता कहां से था? खलीज से, अमेरिका से और हिंदुस्तान से। 50 की दिहाई के कराची का तस्वुर करें, एक नया मुल्क जो अभी अपनी शनाख्त तलाश कर रहा था। सरहदें खुली थीं, रास्ते खतरनाक थे, लेकिन तिजारत जारी थी, खास तौर पर पंजाब के लोगों के लिए। तकसीम की तल्ख यादें ताज़ा थी, मगर जिंदगी आगे बढ़ रही थी। कराची पोर्ट हर किस्म के कारोबार के लिए खुला था, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। शादी ब्याह की तकरीबात भी मामूल के मुताबिक हो रही थी और पाकिस्तान में सोने की तलब भी अपनी बुलंदी पर थी। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये गोल्ड आता कहां से था। सेठ आबिद के वालिद ये सोना और चांदी ज्यादातर स्मगलर्स से खरीदते थे और ये स्मगलर्स इस कीमती धात को इंडिया, खलीज या अमेरिका से यहाँ लाते थे। 50 की दहाई खत्म होने वाली थी। सेठ आबिद ने बाप के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इसी दौरान सेठ आबिद की मुलाकात काशिफ भट्टी नामी शख्स से हुई। भट्टी दिल्ली का एक घाघ स्मगलर था, सोने का स्मगलर। ये वो शख्स था जिसने इंडिया के बॉर्डर्स के जरिए और मिडल ईस्ट से सोना स्मगल करने के तरीके और रास्ते दरियाफ्त किए थे। काशिफ भट्टी ने ही सेठ आबिद को सोने की स्मगलिंग सिखाई। शुरू में ये स्मगल किया गया सोना कराची के साहिल के जरिए मुल्क में लाया जाता था और फिर खुफिया रास्तों से मार्केट तक पहुंचाया जाता था। ये कारोबार चल निकला और इसमें सेठ आबिद की फैमिली के और लोग भी शामिल हो गए। सेठ आबिद के छोटे भाई हाजी अशरफ को कमाल की अरबी बोलना आती थी।
हाजी अशरफ ने मिडल ईस्ट से गोल्ड स्मगल करने के मामलात को संभाला। रफ्ता रफ्ता इस फैमिली ने खलीज और दूसरे बहुत से बॉर्डर्स के रास्तों पर अपना असर रसूख कायम कर लिया था। जैसे जैसे ये कारोबार बढ़ रहा था, इस पर मुख्तलिफ इदारों की निगरानी भी बढ़ रही थी। इस दौरान इन इदारों की जानिब से बहुत से छापे भी मारे गए और इस दौरान सेठ आबिद और उनके साथ इस कारोबार में मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें भी की गईं। इसका नतीजा ये निकला कि सेठ आबिद को कराची छोड़ना पड़ा। इसी अरसे में सेठ आबिद अपने आबाई इलाके यानी कसूर के पास वापस आ गए, लेकिन गोल्ड की स्मगलिंग रोकी ना गई। अब गोल्ड कराची पोर्ट से नहीं बल्कि पंजाब के बॉर्डर से स्मगल होता था। सेठ आबिद के एक बहनोई गुलाम सरवर थे, उनका दिल्ली में खासा असर रसूख था। गुलाम सरवर ने सेठ आबिद को इंडिया के उन ताजिरों से मिलवाया जो गोल्ड की खरीदो फरोख्त का काम करते थे, लेकिन जल्द ही ये कारोबार एक नए मोड़ पर पहुंच गया। 1958 का साल था और कराची में सेठ आबिद को कस्टम्स हकाम ने 3100 तोले सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी ने सेठ आबिद को दरहकीकत मशहूर किया था। कहानी कुछ ये थी कि पाकिस्तान कस्टम्स ने अपनी एक प्रेस रिलीज में दावा किया कि उन्होंने सेठ आबिद से 200 तोले सोना जब्त किया, लेकिन सेठ आबिद ने इसके बरखिलाफ ये दावा कर दिया कि ये सोना 200 तोले नहीं बल्कि 3100 तोले था। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सोना। इस वाक़े की वजह से पहली मर्तबा सेठ आबिद का नाम अखबारात में आया। 5 माह की मुख्तसर कैद का सामना करने के बाद सेठ आबिद बाहर आ गए और उसके बाद दोबारा कभी जेल नहीं गए। इस वाक़े के बाद सेठ आबिद मुहतात हो गए। पहले तो वो बराह रास्त सोने की स्मगलिंग और कराची की सराफा मार्केट में खुद दिखाई देते थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से सेठ आबिद पस मंजर में चले गए और उनके लिए काम उनके कारिंदों या एजेंट्स ने करना शुरू कर दिया। 8 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने एक इंटरनेशनल स्मगलिंग का नेटवर्क कायम किया और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस एहलकार शामिल थे जो सेठ आबिद के मसाइल को हल करते थे। 1960 की दिहाई में सेठ आबिद ने अपनी दौलत को मजीद बढ़ाया। उन्होंने लाहौर में जायदादें खरीदनी शुरू कर दी और मुख्तलिफ जराए से आमदनी हासिल करके खुद को एक जायज कारोबारी शख्सियत के तौर पर मुस्तहकम किया। इसी दौरान उन्होंने आबिद ग्रुप की बुनियाद रखी जो आज पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स में शामिल होता है। 60 की दिहाई में सेठ आबिद इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट पर थे और शायद यही वजह थी कि उसी जमाने में बहुत से पाकिस्तानियों ने उन्हें एक हीरो के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर शाया की जिसमें कहा गया कि गोल्ड किंग यानी सेठ आबिद कहीं भारत में ही छुपे हुए हैं और उनके बहनोई गुलाम सरवर को 1963 में 44 सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार भी किया गया। इस खबर ने सेठ आबिद को मजीद शोहरत दी। अब सेठ आबिद की शोहरत सिर्फ एक स्मगलर की नहीं थी बल्कि ये एक मशहूर ज़माना इंसान दोस्त शख्स भी बन चुके थे जिनके मुतालिक बहुत सी कहानियां भी घड़ी जा चुकी थीं। ये ऐसी कहानियां थीं जिनकी कभी तस्दीक नहीं हो सकी। कभी कहा जाता था कि सेठ आबिद भेस बदलकर हॉस्पिटल्स के बच्चों के वार्ड्स में जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए हजारों रुपए देकर आते हैं। कभी कहा जाता कि सेठ आबिद बहुत से खानदानों की माली मदद करते हैं। कभी इस किस्म की कहानियां सुनने को मिलती कि सेठ आबिद हर साल हज पर जाते हैं और वहां से सोना लेकर आते हैं जिन्हें वो उन गरीबों में मुफ्त तकसीम कर देते हैं जो अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। ये वो कहानियां थीं जो लोग खुशी से सुनाते थे। ये हकीकत के सेठ आबिद एक स्मगलर थे उनकी शख्सियत को मजीद पुरस्कार और पुरकशिश बना देती थी। सेठ आबिद ने 1964 में गूंगे बहरे बच्चों के लिए हमजा फाउंडेशन बनाई थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन भुट्टो दौर में सेठ आबिद की मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई थी। 1971 की जंग हो रही थी और मुल्क तकसीम हो रहा था और जुल्फकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आ रहे थे। इन हालात में किसी के पास सेठ आबिद के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। भुट्टो ने एक तरफ जहां पाकिस्तान के सरमायादारों और अमीर लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम करने शुरू किए, वहीं सेठ आबिद के गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला किया। भुट्टो दौर में सेठ आबिद के कई असासे जब्त कर लिए गए और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। फिर एक और हैरानकुन वाकया तब पेश आया जब 1974 में सेठ आबिद के मॉडल टाउन वाले घर पर छापा मारा गया। इस रेड की खबर भी अगले दिन के तमाम अखबारात में शाया हुई और इन खबरों ने सेठ आबिद की शख्सियत को मजीद पुरसरार बना दिया। और दिलचस्प भी
उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेठ आबिद के घर से 12.5 मिलियन रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। फिर 4 मिलियन रुपए का सोना और 2.5 मिलियन रुपए की स्विस घड़ियां भी बरामद हुई। ये सब चीजें जब्त कर ली गई थी, लेकिन इस सब में सेठ आबिद का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। भुट्टो हुकूमत में सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए बहुत कोशिशें की गईं। इसी दौरान ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगीं कि सेठ आबिद ने बेनजीर भुट्टो को, जो उस वक्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रही थी, अगवा कर दिया है। लेकिन ये अफवाहें गलत साबित हुई। वक्त गुजरता गया, भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई और ज़ियाउल हक एक फौजी बगावत के जरिए बरसरे इक़्तिदार थे। इस दौरान भी एक इंतहाई अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि 1977 में ही सेठ आबिद ने खुद को ज़ियाउल हक के सामने पेश कर दिया। 4 सालों से मफरूर इस शख्स ने खुद को हुकूमत के सामने पेश करने के लिए ना तो कोई शर्त रखी और ना ही कोई मुआहदा किया। शायद ज़िया ने सेठ आबिद को इसलिए भी एडजस्ट कर लिया था क्योंकि दोनों की भुट्टो से नफरत मुश्तरका थी। सेठ आबिद ने अपने असासों की वापसी के लिए दरख्वास्त की जो भुट्टो हुकूमत ने उनसे जब्त किए थे। हैरत अंगेज तौर पर ये असासे वापस कर दिए गए, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। उसी साल दिसंबर में सेठ आबिद ने सिंध के गवर्नर के जरिए 2 हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए बड़ा अतिया दिया। इनकी सखावत की ये मिसाल भी अवाम के लिए एक और यादगार लम्हा बन गई। 1985 में सेठ आबिद का नाम दोबारा खबरों में आया। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए फ्रांस से एक खास सामान हासिल करने में उनकी मदद हासिल की थी। मसला ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के सबब पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। तब हुकूमत ने सेठ आबिद की मदद तलब की, जिन्होंने ये सामान फ्रांस से स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचाया। अगरचे हकीकत में फ्रांस का पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा 1976 में अमरीकी दबाव की वजह से खत्म हो गया था, लेकिन सेठ आबिद के एटॉमिक प्रोग्राम में किसी न किसी किरदार की अफवाहें मुसलसल गर्दिश करती रहीं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। शायद न्यूक्लियर आलात के कुछ डिजाइन्स पाकिस्तान लाने में इनका किरदार हो, क्योंकि ये भी कहा जाता रहा है कि एटमी ताकत बनने के बाद सेठ आबिद को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इनाम भी दिया गया था, लेकिन इनमें से किसी भी बात की तस्दीक नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेठ आबिद का इंटरनेशनल स्मगलिंग का केस कौमी असेंबली में ज़ेरे बहस आया था और एक खुसूसी कमेटी जिसकी सरबराही चौधरी निसार ने की थी, इसकी तहकीकात के लिए मुकर्रर की गई थी। कमेटी ने ना सिर्फ सेठ आबिद को क्लीन चिट दी, बल्कि कस्टम्स अथॉरिटीज को हुक्म दिया था कि 1958 में सेठ आबिद से जो 3100 तोले सोना जब्त किया गया था वो भी उन्हें वापस कर दिया जाए। इस सब के बाद लगता है कि सेठ आबिद और आबिद ग्रुप ने सोने की स्मगलिंग पर डिपेंड करना छोड़ दिया था और अपने जायज बिजनेसेस पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। सेठ आबिद ने लाहौर के डीएचए के करीब ही जमीनें खरीद कर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए थे और 90 की दिहाई तक एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बन चुके थे। इस दौरान सेठ आबिद ने रफ्ता रफ्ता अपना कारोबार अपने बेटे सेठ हफीज अयाज अहमद के हवाले करना शुरू कर दिया था। सेठ आबिद के 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। इनके दोनों छोटे बेटे जुड़वा थे और गूंगे बहरे थे। इन्हीं बच्चों के लिए हमजा फाउंडेशन बनाई गई थी। 2006 में सेठ आबिद के बेटे सेठ अयाज को उनके ही एक गार्ड ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद सेठ आबिद गोशा नशीन हो गए थे और शाजो नादिर ही नजर आते थे। उन्होंने अपनी ज्यादा तवज्जो हमजा फाउंडेशन को देना शुरू कर दी थी। रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत भी कम होना शुरू हो गई। सेठ आबिद से जुड़ी कहानियों की फहरिस्त बहुत तवील है। इनसे जुड़ी एक मशहूर कहानी ये भी है कि ज़ियाउल हक ने सेठ आबिद पर मेहरबानी अपने एक करीबी साथी मसूद महमूद के कहने पर की थी। ये मसूद महमूद वही थे जो जुल्फकार अली भुट्टो की बनाई गई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह थे और बाद में भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बने। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें स्मगलिंग की मुकम्मल इजाजत दे दी जाए तो वो मुल्क का तमाम कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में शुमार किए जाते रहे। जुए के हवाले से भी सेठ आबिद के कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि 90 की दिहाई में दुबई के एक अखबार में खबर छपी कि सेठ आबिद ने दुबई में एक शेख से जुए में बड़ी रकम हारी है। शेख ने उन्हें ताना दिया कि दुबई में उनकी गुज़र औकात कैसे होगी। कहा जाता है कि सेठ आबिद ने इमारत के शीशे की दीवारों से दुबई पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए शेख से पूछा, शेख साहब
आपकी ये दुबई कितने की है? स्मगलिंग की शोहरत के बावजूद सेठ आबिद एक मजहबी शख्सियत के मालिक थे। इनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी और वो दीन पर अमल करने वाले इंसान थे। बेटे के इंतकाल पर जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद उनके घर आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक काजी हुसैन अहमद ने सेठ आबिद को गले लगाया और वो दिल खोल कर रोए। 8 जनवरी 2022 को सेठ आबिद का इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा DHA कराची में अदा की गई। नौजवान नस्ल के लिए ये नाम शायद अजनबी हो, लेकिन माजी में सेठ आबिद का वो मुकाम था जो आज बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का है। 2022 में सेठ आबिद की बेटी फरा मजर भी कत्ल हो गई थी और बताया जाता है कि फरा मजर का कत्ल उनके अपने ही एक ले पालक बेटे ने किया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। ये बात सब जानते थे कि सेठ आबिद की बेपनाह दौलत जिन जराए से हासिल की गई वो सारे जायज नहीं थे, लेकिन उनके खैराती कामों की वजह से उनके बारे में वो नफरत नहीं पाई जाती जो आम क्रिमिनल्स या स्मगलर्स के लिए होती है।